बात चारा घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहां पर नजर आ। जी बिल्कुल कह सकते हैं। नमस्कार, खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में इंडियन बैंक की शाखा खोली गई, जिसका उद्घाटन सहकारिता मंत्री विक्रम यादव ने किया। आपको बता दें कि ये पहली इंडियन बैंक की शाखा है जो रेवाड़ी के सेक्टर 3 में खुली है। इस मौके पर बैंक के चीफ मैनेजर के अलावा स्थानीय स्टाफ के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैंक के चीफ ने कहा कि अब यहां शाखा खुलने से बाहरी शाखाओं से जुड़े रेवाड़ी जिले के ग्राहकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ये अच्छी बात है। मैं तो जिला रेवाड़ी के सौभाग्य की बात समझता हूँ कि हमारे जिला रेवाड़ी में इंडियन ओवरसीज बैंक की पहली ब्रांच आई है। तो उसके शुभ मुहूर्त पर जब हमारे जिले को सहूलियत मिल रही है तो मेरा भी अपना दायित्व था कि हम इसके अंदर भागीदारी करें। कुरुक्षेत्र नगर परिषद के हाउस में साल 2015-16 का बजट पारित हुआ है। आपको बता दें कि कुल 26 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट पारित हुआ है, जिसमें से केवल 10 करोड़ रुपए से शहर का विकास कार्य होगा और साथ ही इसी बजट से शहर के सीवरेज और पीने के पानी का प्लान तैयार करने का प्रस्ताव है। नगर पालिका अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर में 75 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और कचरा एकत्रित करने के लिए 15 नए डंपर खरीदे जाएंगे। आज जब नगर पालिका में आज मैंने सभी पार्षद वहाँ पे आए थे। पार्षदों ने बहुत बड़ा, मैं पहली बार विधायक बन के आया था, मेरा बहुत मान सम्मान किया। मैं बहुत बहुत पार्षदों का धन्यवाद करता हूँ। और साथ में शहर की डेवलपमेंट को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत से एजेंडे थे जो आज हमने संसद से सारे पास कर दिए। जो भी हाउस में पूरे शहर की कोई समस्या थी, जिस प्रकार की भी, टोटल हाउस ने आज खुले दिल से सारा पास कर दिया। बजट की मीटिंग थी, बजट का भी हमने पास कर दिया। जो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, जैसे हम चाह रहे थे कि सफाई व्यवस्था में डंपर आने चाहिए, मैंने उसके लिए 98 लाख रुपया कमेटी को दिया। 16 डंपर अभी अप्रूव के आने वाले हैं, रेडियां, उसके अलावा सारा सामान अभी अदरखाड़ी चौक से लेकर रेवर रोड तक 2 करोड़ 68 लाख का टेंडर हो गया है। टेक्निकल अप्रूवल आ गई है, उसका वेतन कार्य शुरू हो जाएगा। तो जो डेवलपमेंट के कार्य थे आपके सामने मैंने रखे। अभी जैसे सरस्वती के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपया हमारा अप्रूव हो गया। 57 करोड़ रुपया बजट के अंदर नए अपना जो पानी रुका था ब्रह्मसरोवर का, तो चलता पानी का भी प्रोजेक्ट हो गया। अपना ज्योति सर का भी हमने प्रोजेक्ट अप्रूव करा दिया। इस प्रकार से आज नगर पालिका के अंदर भी करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट थे डेवलपमेंट के, जो हम कराना चाहते हैं, अप्रैल से लेकर और 31 तक पूरे शहर का प्लान बनाया जाएगा डेवलपमेंट का, और उसको आज हमारे बोर्ड में पास किया जाएगा। क्या अगले साल के अंदर डेवलपमेंट होनी है। उसी के साथ ही हमने शहर में सीसीटीवी कैमरे लेकर आज दोबारा इसको पास किया है। बहुत से ऐसे जो प्रोजेक्ट है आज उन्होंने पार्षदों ने, हमारे वाइस प्रधान राजकोट जी ने बड़े दिल से सभी पार्षदों का, हमारी मेरी माता जी की डेथ हुई थी, उनके नाम से एक पार्क का मैंने कहा नहीं, उसमें मैंने उनका थैंक्स किया सभी पार्षदों का, वाइस प्रधान जी का, कि माता जी के नाम से ना रख के शहीदों के नाम से पार्क का नाम रखा जाए। आज मैं इसी बात का अयोध्या की तरह अब रेवाड़ी के काली माता रोड स्थित प्राचीन श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच पनपा विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी और आरएसएस के पदाधिकारी मंदिर पर कब्जा करने की फिराक में दिखाई दे रहे थे।
मंदिर कमेटी ने सीएम को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले को लेकर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि मंदिर प्रॉपर्टी को लेकर पिछले करीब 4 सालों से अदालत में केस चल रहा था और पिछली 25 फरवरी को अदालत ने इसे मंदिर की प्रॉपर्टी मानते हुए मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। कुछ आदमी मीटर लगाने आए और लगाने के लिए जैसे मंदिर वालों ने, हम भी रास्ते जा रहे थे, मंदिर में आते क्या रोड़ा है, जब हमने देखा रोड़ा थी तो भाई मीटर लग रहे हैं, तो ये तो हमें पता था कि ये लोग मुकदमा हार गए। और जो अपने आप को RSS भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कहते थे, एक मिनट मैं सब यहाँ आके बैठ गए, क्या है, बोला हमारी सत्ता है और सरकार है, हम मीटर लगाएंगे। जो मीटर लगा हुआ है मीटर लगा दिया और पुलिस आ गई। जो भोला राम कोकल गेट चौकी का जो जिप्सी पे जिसकी ड्यूटी थी वो भी आया। उस मीटर के ऊपर गुरसैन स्कूल लिखा हुआ है, वो जब इस कमरे के अंदर बंद कर रखा जिसका कनेक्शन नहीं होने दिया। और सतीश खोड़ा, दशरथ चौहान, ओम प्रकाश राजपाल, ये लोग हर तीसरे दिन ऐसी स्थिति पैदा करते हैं यहाँ पे कि कोई बात बिगड़े और हम इस मंदिर के अंदर कब्जा करें। देखो जी, ये धीरे धीरे इनकी जो RSS और बीजेपी के जो इनकी संस्था है, ये धीरे धीरे मंदिर की सारी प्रॉपर्टी थी। कोर्ट में ये केस इन्होंने डाला था, बाकी केस ये हार चुके हैं। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लगभग 300-400 साल पुराना मंदिर है, जैसे हमारे बुजुर्ग बताते थे। और ये सारी जो जगह है ये मंदिर की प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने, स्कूल वालों ने या इन संस्था वालों ने क्या किया, पहले यहाँ एक कुआं था, आप यहाँ दीवार, उन्होंने कुएं को तोड़ दिया, दीवार कर ली है। पीछे यात्री रुकते थे, साधु महाराज यहाँ विश्राम करते थे, यहाँ धर्मशाला बनी हुई है, शिव जी का यहाँ मंदिर है, यहाँ पुरानी खेल बनी हुई थी, उस खेल को इन्होंने उस भरत के अंदर दबा दिया। यहाँ पशु पानी पीते थे, यात्री यहाँ रुकते थे। तो इनकी मंशा ये धीरे धीरे इस मंदिर की प्रॉपर्टी पे सारी पे कब्जा किया जाए। जब यहाँ के श्रद्धालु लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन का और सरकार का डर दिखाकर उन्हें धमकाते हैं और उनको इस मुद्दे से दूर कर देते हैं। क्या मांग करते ये है कैसे भी करके इस जगह पर कब्जा किया जाए। जिस तरह से आप सोच देख रहे हैं कि वहाँ अयोध्या में तो राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं, या राम जी के भक्त श्री हनुमान जी के मंदिर पे कब्जा करने की यहाँ के जो कथित जो गलत लोग हैं रेवाड़ी के, जो इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो इस पे कब्जा करने की मंशा रखते हैं। तो इससे इनका उद्देश्य पूर्ण आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सोच और किस तरह की इनका व्यक्तित्व है। क्या ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, इस पे कुछ लोग RSS के लोग कब्जा करना चाहते हैं, बीजेपी RSS लोग कब्जा करना चाहते हैं। और आज से 3 रोज पहले बिजली का मीटर लगा के यहाँ कब्जा दर्शाना चाह रहे हैं लोग, जबकि पब्लिक ने और लोगों ने जब ऐतराज किया तो बिजली वाले लोग मीटर छोड़ के चले गए यहाँ से। ठीक है जी। उसके बाद अभी आगे क्या है, आगे इनकी मंशा ये कि पूरे मंदिर की कंपाउंड पे कब्जा किया जाए और इसको जो ना एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। केस इन्होंने डाला था आज से 4 साल पहले, 25/2 को कोर्ट से ये लोग हार चुके हैं। मंदिर के पक्ष में कोर्ट ने आदेश किए हैं और ये सारी प्रॉपर्टी मंदिर की प्रॉपर्टी है। हारने के बाद वो कब्जा कर रहे हैं, मतलब इस तरह से क्या जताना चाह रहे हैं और किस तरह की धमकी दी गई है आपको जब बात हुई? तो नहीं, हारने के बाद ये लोग इस पे कब्जा करके दोबारा केस डालना चाह रहे हैं, और ये अपने चाहते हैं कि हमारा कब्जा इस पे हो जाए और कोर्ट में इसको हम प्रूव कर दें। जब मीटर लगाने आए तो क्या कहा था आपको उन्होंने? मीटर लगाने आए, जब हमने उनको रोका तो वो छोड़ के चले गए। सरकार का कुछ धमकी होगी दी? नहीं, इन्होंने कहा था, बोला हमारी सरकार है, अब हम चाहेंगे वो करेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में सर्वोच्च सफलता अर्जित करने वाले छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए और साथ ही IIT कानपुर के पूर्व निदेशक संजय गोविंद पांडे और IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक प्रोफेसर प्रीतम सिंह को डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपलब्धि दी। आपको बता दें कि कलाम ने इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जिंदगी में कोई न कोई लक्ष्य महत्वपूर्ण है। The object in the ocean, it will float. Through the landing was soft, though the landing was soft, the spacecraft came to rest on its side. Harvard University. Convergence of science reciprocating. Let me give an example. Recently, I was at the Harvard University for a lecture, where I visited laboratories of many eminent professors from the Harvard School of Engineering and Applied Science. I recall, hear me carefully because I am telling for both faculty and the student. I recall how Professor Ho Kun Park
showed me his invention of nanoneedles, which can pierce and deliver content into individual targeted human cells. That's how nanoparticle science are shaping. Now friends, now a new trend is emerging. The aspect being introduced in that of ecology. Globally, the demand is shifting towards development of sustainable systems which are technologically superior. This is a new dimension of the 21st century knowledge society where science and environment go together. Thus, the new age model, what you are going to see, all of you graduating students, the new age model will be four-dimensional: bio, nano, info. We removed a part of the pioneering work in the system of engineering, realizing solar power satellite as a reality. Will it be technological leader for providing high efficient wireless transmission of electrical energy from the solar power satellite from space? Will it become the pioneer of nation bringing convergence of technology and application to society? Wherever I am, a thought will always come to my mind. That is, what process or product I can innovate, invent or discover. I realize I have to set a great technological goal that will lead me to think high, work and persevere to realize the goal. My greatest friends will be great scientific minds, good teachers and great books. I firmly believe that no problem can defeat me. I will become captain of the problem, defeat the problem and succeed. I will work for removing the problems faced by planet Earth in the areas of water, energy, habitat, waste management and environment through the application of science and technology. यमुनानगर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि देखते ही देखते बाइकों के तालों को तोड़कर बाइकों को चुरा ले जाते हैं। पूरे मामले को लेकर प्रशासन की गैर जिम्मेदारी साफ जाहिर हो रही है। नया मामला यमुनानगर के जगाधारी का है, जहां पर चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप साफ देख सकते हैं कि चोर अपने मंसूबों में किस तरह कामयाब हो रहे हैं। चोर यहां से बाइक लेकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस अभी जांच की बात कह रही है। छोटा भाई असुनी घर पे आया, सिविल लाइन पे घर है हमारा, तो बाइक खड़ी करके अंदर चला गया और कुछ देर के बाद आया बाहर, तो बाइक नहीं थी। तो हमने सीसी कैमरे हमारे घर पे लगे हैं, गेट पे भी लगे हैं, तो बाहर में देखा तो एक लड़का झूठा गेट के तरफ से आया और पनेर पे चला गया। फिर बाद में वापसी यूटर्न लेके आया और अपनी मोटरसाइकिल पे था और तारे बाइक की काट दी और बैक कर दी और किक मार के चला गया। वो जो बाइक खड़ी करके गया उस पर फ्रंट की नंबर प्लेट की थी और बैक भी प्लेट नहीं थी, प्लेन मोटरसाइकिल थी। वो हीरोंडा ब्लैक रंग की थी। जो हमने पीटी कराई पुलिस को, पुलिस वाला आए, नक्शा बना के ले गए और पुलिस वाले वो बाइक जो खड़ी करके आया था कर गया और लेके साथ चले गए। सबसे पहले उसने हमारी मोटरसाइकिल के पास रोक के देखा, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर यू टर्न लिया, फिर देखा कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं जा रहा। फिर छोटा भाई उमेश आया, फिर उस उमेश ने देखा, फिर वो उमेश छोटा भाई चला गया। वो देखा लाइन क्लियर होगी, तो जहाँ वो खड़ा था उससे आके तारे काटी और मोटरसाइकिल लेके चला गया। खबर हरियाणा में अभी के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। वापस आएंगे तो और खबरों का रुख करेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। SYL पर हरियाणा में राजनीति एक बार फिर उफान पर है और इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। करनाल में एक पत्रकार वार्ता में हरियाणा जनहित पार्टी के प्रमुख कुलदीप बिजनोई ने भी प्रदेश सरकार और इनेलो को इस मुद्दे पर घेरते हुए जमकर हमला बोलते हुए कहा कि चंडीगढ़ केवल नेताओं को अच्छा लगता है, लेकिन किसानों को केवल पानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सालों से इस मुद्दे पर केवल राजनीति हो रही है और अब सभी दलों को मिलकर इसे हल करने का प्रयास करना चाहिए। सतलुज यमुना लिंक नहर का बहुत संजीदा मसला है और मैं सबसे पहले इससे पहले अपनी बात कहूं, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का और राव इंद्रजीत जी का मैं बधाई भी देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जो पहल मैंने की इस मामले को लेकर कि हमें SYL का पानी चंडीगढ़ से ज्यादा अहमियत रखता है, उसका मेरा जो समर्थन उन्होंने किया वो बधाई के पात्र भी हैं और जनहित के लिए जो उन्होंने बात की मैं समझ जनता को भी उनका धन्यवाद करना चाहिए। मेरे 2-3 प्रश्न हैं भारतीय जनता पार्टी से भी और INLD से भी। INLD के लोग कभी राष्ट्रपति को मिलते हैं, कभी गवर्नर को मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सत्ता में नहीं थे हरियाणा में, मेरे साथ संघर्ष के दौरान भी गवर्नर से भी हम SYL के मामले को लेकर मिले और मिले। तो जब सरकारें इनकी बनती है उस वक्त इनको SYL का मामला याद क्यों नहीं आता? मेरा सीधे 2-3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कि क्या जनहित के लिए लोकदल के लोग बादल के अपनी रिश्तेदारी ज्यादा मजबूत बादल के साथ अपनी रिश्तेदारी ज्यादा जरूरी समझते हैं या SYL का पानी और हरियाणा के लिए हित में वो ज्यादा जरूरी समझते हैं? अगर वो ज्यादा जरूरी समझते हैं तो राष्ट्रपति के बजाय प्रकाश सिंह बादल जी के साथ लड़ाई लड़ें। उन्होंने हमें पानी देना है, हमने पानी लेना है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से मैं यही पूछना चाहता हूं, केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है और पंजाब में बादल के साथ गठबंधन की आपकी सरकार है, तो क्या रोड़ा बीच में हमें पानी नहीं मिल रहा है? क्यों ये सरकारें हमेशा आती हैं और इस मुद्दे को सरकार विपक्ष में रह के ही मुद्दा बना के रखती हैं? क्यों जब सरकारें बनती है इसको व्यवहारिक रूप नहीं देते हैं? तो मेरा इन सबसे यही प्रार्थना है, प्रेस के माध्यम से हम ऑल पार्टीज को मिलके हमें बादल साहब के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए कि कोई अपनी रिश्तेदारी की दवाई दे, कोई अपने गठबंधन की दवाई दे, अल्टीमेटम दे और उनसे पानी लेके आए। वरना मैं आपको आज एडवांस में बता रहा हूं, पंजाब में चुनाव होंगे, बादल की सरकार बनेगी नहीं। ये लोकदल के लोग और ये बीजेपी के लोग उस वक्त ज्यादा उफान मारेंगे जी बादल कांग्रेस पानी नहीं दे रही या पंजाब पानी नहीं दे रहा। आज अगर वो वाकई में जनता के हित की बात सोचते हैं तो SYL का पानी लाके देना चाहिए। और दूसरा, मैंने कैप्टन अभिमन्यु साहब का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि भाई चौधरी कि चंडीगढ़, जब मैंने पंजाब को देने की बात कही, उन्होंने यही बात कही कि चंडीगढ़ के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, चंडीगढ़ का क्लेम हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक वाया मीडिया निकालने की बात कही थी और मैं उनको, कैप्टन साहब को शायद नॉलेज कम है हरियाणा के इतिहास की, मैंने अगर चंडीगढ़ के मामले में अगर सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी ने दी तो चौधरी भजन लाल जी ने दी थी। 1986 में जब चंडीगढ़ पंजाब को दिया जा रहा था तब चौधरी भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, शायद उनको पता नहीं। मैं अपने पिताजी की 30 साल पुरानी कुर्बानी को कुर्बान करने को तैयार हूं हरियाणा की जनता के हित में। तो कैप्टन अभिमन्यु साहब को भी कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त चौधरी भजन लाल जी ने चंडीगढ़ को सेव किया, उस वक्त उनकी बात सही थी। लेकिन 30 साल गुजर गए हमको रोते हुए, किसानों को पानी के लिए हमें संघर्ष करते हुए। आज कोई न कोई, आज के युग में ये बात सही है जो मैं कह रहा हूं, चंडीगढ़ केवल नेताओं को अच्छा लगता है, किसानों को सिर्फ पानी चाहिए। और दूसरा, अभय चौटाला साहब का कल मैंने बयान पढ़ा, जिन्होंने कहा कि भजन लाल जी ने कांग्रेस का ये हरियाणा के हितों को बेचा है। उनके राजनीतिक सोच इस बात से दर्शाती है कि भाई, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, चंडीगढ़ का मामला हो या कोई और मामला, चौधरी भजन लाल जी ने जो आज भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता है, उसके बारे में ऐसी बात, अशोभनीय बात अभय चौटाला के मुंह से शोभा नहीं देती है। राजनीति में अपरिपक्व है भी उनका, सिवाय इससे कि भाई चौधरी देवीलाल जी के पोते हैं या ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे हैं, खुद का उनका क्या वजूद रहा है। और हमने अपने दम पे सरकार इलेक्शन जीते हैं और सरकारें बनाई थी। इसको लेकर कोई राष्ट्रपति या गवर्नर से मिले? देखिए, पहले तो मैं डिबेट करना चाहूंगा। पहले तो मैं चाहूंगा सारी पार्टियां हम एक हों, जिस प्रकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे विधानसभा का सेशन बुलाया था जब SYL के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और स्पेशल सेशन बुला के उसमें लॉ पास किए थे अगेंस्ट गिविंग द वाटर टू हरियाणा। इसी प्रकार हम सारी पार्टियों को जनहित में एकजुट होकर अपने अपने जो तौर तरीके से, जिस प्रकार से पंजाब को कन्विंस किया जा सकता है, हमें करना चाहिए। और दूसरा, अगर कांग्रेस कहती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उसने बहुत मेहनत की SYL लाने के लिए,
अभय चौटाला कहते हैं उसने बहुत मेहनत की SYL का पानी लाने के लिए, बीजेपी कहती है हमने बहुत मेहनत की SYL का पानी लाने के लिए। तो मैं प्रेस के माध्यम से खुला चैलेंज करता हूं, एक ओपन डिबेट हो जाए जिसमें चारों को मैं आऊंगा और अभय चौटाला जी आ जाएं, खट्टर साहब आ जाएं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, तो लोगों को पता लगना चाहिए कि SYL का पानी लाने में संजीदा कौन थे, चौधरी भजनलाल जी थे या फिर ये लोग हैं जो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। बीजेपी सरकार को प्रदेश में 4 महीने हुए हैं, तो लगता है आपको कि सरकार सही चल रही है? नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं, सरकार नाम की हरियाणा में कोई चीज नहीं है और बहुत उम्मीदों से सरकारें बनाई थी। लोगों ने पहली बार मैंडेट दिया है पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं समझता हूं सरकार को जनहितैषी फैसले लेने चाहिए। अभी जो बजट आया वो बजट आंकड़ों का खेल था, जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है और 4 महीने में मैं समझता हूं हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 20 साल पीछे धकेल दिया था, इन्होंने साल 2 साल और पीछे कर दिया, उसको कुछ काम नहीं। देखिए वादे तो मैंने विधानसभा के अंदर भी यही कहा था कि वादे तो बीजेपी ने मेरे साथ भी बहुत किए थे, वादे कभी ये पूरे नहीं करते हैं, लेकिन सोच की बात है, इनकी सोच बदलनी होगी और अगर नहीं बदलेगा तो हम तो जनता के साथ पहले भी खड़े थे और संघर्ष में जनता के साथ आज भी खड़े हैं। मामला करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 का है, जहां पर रोडवेज बस चालक की लापरवाही से एक युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि करनाल बाईपास पर मसूरी से करनाल आ रही हरियाणा रोडवेज की बस में सवार रजनी नाम की एक लड़की करनाल अपनी बुआ के घर आ रही थी। जैसे ही बाईपास पर बस की अगली खिड़की से वो उतर रही थी तो बस चालक ने जल्दबाजी से बस चला दी और लड़की अपना संतुलन खो बैठी और बस के नीचे आ गई, जिसके बाद लड़की के गिरने की आवाज सुनी। तभी वहां पर मौजूद राहगीरों ने उसको उठाया और उसे करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतका रजनी मसूरी के विधायक की भतीजी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर बस चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मसूरी से करनाल आ रही थी, 7 बजे चली। उसके बाद सहारनपुर यमुनानगर के बीच में वो कहीं पर उन्होंने बस में कहीं शिफ्ट करी। फिर वहाँ से शिफ्ट होने के बाद फिर ये बर्डी बाईपास पे जब मैं बस रुकी, उसके बाद जब मैं उतर गया था, उसके बाद जब फैन उतर रही थी तब वो एकदम से उसने गाड़ी चला दी, तो वो इम्बैलेंस हो गया था। वो बहन जो थी इम्बैलेंस हो गई, वो गाड़ी के नीचे। उसने बताया कि भाई ऐसी बात है, वो एकदम उसने बस वाले ने एकदम बस चला ली। ये इसके बाद दोनों बैग थे, ये बैग लेके नीचे उतरा और वो लड़की उतर रही थी। जब ये वो नीचे उतरी, उसका एकदम बस चला दी गाड़ी वाले ने और एकदम उसका पैर फिसला और वो अंदर गई और पिछला जो टायर था वो उसके ऊपर चढ़ा। तब राहगीर ने जो था वो बस वाला भी आगे भागने के चक्कर में था, वो आगे जाके थोड़े से पलांग पे जाके वहाँ रुका, फिर सवारियों ने रोका होगा जैसे भी सारे उतरेंगे। इतना फिर ये राहगीर कोई कार में था, उसने बिठाया इनको और ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया, जहाँ इसकी एक्सपायर हो गई थी। बेटी बचाओ अभियान को लेकर प्रशासन ने सख्ती क्या की। अब यमुनानगर के 47 अस्पतालों के अल्ट्रासाउंड डॉक्टर भी प्रशासन के इस रवैये से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टरों का आरोप है कि प्रशासन उन्हें बेवजह से परेशान कर रहा है, जबकि 2 दिन पहले हुए 2 अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर रेड के बाद ही डॉक्टरों को नोटिस दिया गया और डॉक्टरों ने मीटिंग कर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास को मिलकर अपनी दिक्कतों को उनके सामने रखा, जिस पर घनश्याम दास ने कहा कि वो डॉक्टरों की बात को प्रशासन के सामने रखेंगे ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हम तो ये ही करेंगे कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों को बंद ना किया जाए। डॉक्टर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संबंधित हैं आए हैं और उन्होंने कल जो जिला प्रशासन से बातचीत हुई है उसके बारे में जानकारी दी है। उनका ये कहना कि छोटी छोटी बात पर साइन नहीं है, उसमें अल्ट्रासाउंड एडवाइस नहीं लिखा या कोई और बोर्ड टेढ़ा हुआ है, उस पर एप्रन नहीं डाला हुआ, उस पर जेल जाने की धमकी देना हम डॉक्टरों के गले नहीं उतर रहा है। और उनका ये कहना है कि कानून जो है उसको हम मानने वाले लोग हैं, कानून के तहत जो भी प्रोविजन है, धाराएं हैं, उनके तहत काम चले और बिना हमको सुने हुए हमें सीधा जेल न भेजा जाए। और यदि कहीं थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी किसी भी कारण से, दबाव के कारण से रह सकती है, चूक के कारण रह सकती है, उसमें
जेल जाने के प्रोविजन की बजाय जो भी डिस्क्रिपेंसी है उसके लिए कोई फाइन का प्रावधान हो जाए तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारा विषय जो अवैध गर्भपात होता है, एबॉर्शन होते हैं, उस विषय को लेकर शायद उनकी बैठक हुई होगी, मेरा ऐसा अनुमान है। और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते कोई भी ऐसा काम जो नियमानुसार नहीं है, न्याय संगत नहीं है, कानून के हिसाब से नहीं है, वो ना हो, ऐसा हमारा प्रयास है। उन्होंने केवल, जहां तक मेरी जानकारी है, 1 दिन के लिए हम अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसी जानकारी मेरे ध्यान में आई थी। और यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर जाते हैं तो समाज को उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, मेरा ऐसा मानना है। और उनको नहीं जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनको ये प्रार्थना करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। और उन्होंने जो अपना विषय मेरे सामने रखा है उसकी मैं जिला प्रशासन से, सरकार से 2 दिन के अंदर 30 तारीख तक बात करूंगा। ऐसा मैंने डॉक्टरों के शिष्टमंडल को, प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया। पिछले कुछ दिनों में आपने खबर पड़ी होगी कि रेवाड़ी में एक डॉक्टर को जेल नहीं पहना हुआ था अल्ट्रासाउंड करते थे उस समय, और एक डॉक्टर को इसके जेल भेज दिया गया कि उसने जो बोर्ड लगाया हुआ था वो थोड़ा सा डेटा था, कहता ये आपने जानबूझ के डेटा लगाया ताकि पब्लिक इसको पढ़ ना सके। उस चक्कर में उनको जेल है, वो आज भी जेल में है। और इन्हीं छोटी छोटी बातों पे लेकर हमें डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है पीएमडी के अंदर। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भ्रूण हत्या हो। हम तो कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर अगर इसमें पाया जाता है उसको जो भी मैं हमको कहते हैं फांसी की सजा दीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। और हम सिर्फ इसके लिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग ना हो कि छोटा छोटा आदमी आगे कि क्लर्क उसका क्लर्क हमें आके डराता है कि पीएनडीटी एक्ट के अंदर आपको अंदर कर देंगे। और हम बिल्कुल बहुत ही दबाव में, इस दबाव में कोई भी डॉक्टर कार्य नहीं कर सकता। हमारे सारे लेडी डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं बताइए कैसे कार्य करें कि जब तक हर टाइम यही डर है कि अभी टीम आएगी 20-30 आदमी अभी और आपको जेल कर देंगे किसी न किसी बहाने पर। तो हम यही चाहते हैं कि छोटे छोटे बहाने पे, साइन ठीक नहीं है, आपने डेट ठीक नहीं लिखी है, आपके डेट में आपने सिर्फ 28/3 तो लिख दिया है लेकिन 15 नहीं लिखा है, इस चक्कर में आपको जेल हो तो मेरे घर से होगा। आज कितने अल्ट्रासाउंड को बंद रखा गया है? आज 47 अल्ट्रासाउंड सेंटर है और वो सारे के सारे बंद हैं। आज आप विधायक साहब से मिले हो, क्या आश्वासन? विधायक साहब ने यही आश्वासन दिया है, हमने उनको यही कहा है कि हम भ्रूण हत्या के खिलाफ नहीं है, हम भ्रूण हत्या के खिलाफ हैं। कोई भी डॉक्टर अगर कोई ऐसा करता है उसको हम कोई सेव नहीं करेंगे, हम तो कहते हैं जो मर्जी उसको सजा दीजिए, लेकिन खामखा जो है छोटी छोटी बातों में हमें तंग न करें। विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं आज ही प्रोजेक्ट महोदय से और मैं असेंबली में सीएम साहब से भी इशू डिस्कस करूँ। क्या ये हड़ताल आज ही रहेगी, आगे भी चलेगी? ये नहीं, अनिश्चित काल तक रखी है, जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलता कि छोटी छोटी बातों पर आपको नजायज तंग नहीं किया जाएगा, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। रेलवे फाटकों पर बढ़ रहे हादसों को कम करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को बंद फाटकों के नीचे से निकलने और यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। अभियान में रेलवे पुलिस ने लोगों को बंद फाटक के नीचे से न निकलने की अपील की। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाट आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद जाट समुदाय के नेता उग्र आंदोलन की धमकी के साथ प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक की। वहीं बीजेपी के कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार शैणी जाटों के आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हैं और कैथल में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सही आरक्षण के हकदार बैकवर्ड क्लास है, जिसका आज तक कोई मंत्री नहीं बना है। उन्होंने साफ कहा कि जिस समुदाय के लोग मुख्यमंत्री और उच्च पदों पर आसीन हैं और जिन समुदाय का प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में मजबूत पकड़ है और साधन संपन्न है, वो लोग आरक्षण मांग रहे हैं, जबकि आरक्षण केवल 50% तक दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को रद्द कर दिया है, लेकिन जाट समुदाय उग्र हो चुका है और वो एक ही बात कह रहा है कि हमें आरक्षण चाहिए। केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन कहाँ देखते हैं और क्या आप मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट हमारे देश में अभी नहीं है। सरकार भी अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए वो प्रयास कर रही है, लेकिन उसके एवज में हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिन लोगों के चीफ मिनिस्टर रहे, जिन लोगों के आज भी सरकार में मजबूत हाथ हैं, जिनका प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ जिनका शासन और प्रशासन दोनों जगह पकड़ है, अगर वो ये प्रयास कर रहे हैं कि भी हमें भी रिजर्वेशन चाहिए,
तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज से बहुत समय पहले कॉन्स्टिट्यूशनल गठन के अंदर जो बैकवर्ड की रिजर्वेशन की बात आई थी, तो 52% लोगों को रिजर्वेशन 52% मिलनी थी। और ये भी स्पष्ट हमारी मांग रही है कि 52% लोगों को अगर 52 हिस्से मिलने हैं तो वो 52 ही मिलने चाहिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व आदेश में ये स्पष्ट है कि 50% रिजर्वेशन से ज्यादा रिजर्वेशन दी नहीं जा सकते, जिसमें 23% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए ऑलरेडी पहले ही है। तो पीछे 27% रिजर्वेशन बचती थी जो 52% बैकवर्ड लोगों को दी गई थी। आज जिन लगभग 60 से 65 जातियां बैकवर्ड क्लासेज में आती हैं, जिनका ना ही कोई कभी एमएलए बना, ना ही कोई कभी सीएम बना, ना ही कोई प्रशासनिक शासन के अंदर और प्रशासन के अंदर कहीं उनकी पकड़ है, उनके हकों के साथ आज अगर कोई खिलवाड़ करे तो ये एक किस्म से सीधा अन्याय है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज की अगर सरकार आई है वो बैकवर्ड में एन ब्लॉक हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बैकवर्ड कोटे से ही या बैकवर्ड ओबीसी से संबंध रखते हैं। और ओबीसी ने समझा कि हमारे आज के नेता जो आज हमारे रहनुमा इस देश की बागडोर जिनके हाथों में है, हमें पूर्ण विश्वास है कि बैकवर्ड के साथ कुठाराघात नहीं कर सकते। और हमें ये भी आशा है कि उनसे ज्यादा कुशल नेतृत्व और उनसे ज्यादा श्रूड व्यक्ति शायद इस देश की कमान कभी संभाली। आज हमें उनके ऊपर इतना भरोसा इसलिए है कि वो गरीबी से उठ करके यहां तक पहुंचे हैं और उससे हमें पूर्ण आभास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैकवर्डों के इस हक के लूटपाट के लिए उस वर्ग को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी के दबाव में नहीं झुक सकते, जो है ना आज लोग सब कुछ होते हुए सिर्फ प्रेशर बना करके लोगों को लूटना चाहते हैं। एक दिल्ली के अंदर पार्टी है, सरकार बना चुकी है केजरीवाल आप पार्टी, लेकिन अब उसके अंदर जो हालात हैं आप देख रहे हैं, उनकी गुत्थम गुत्था सामने आ चुकी है। लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने दिल्ली से वायदे किए थे, क्या देखते हैं? देखिए, इस देश के अंदर झूठ बोल करके राजनीति का कोई सिस्टम उनके हाथ में नहीं था। न उनके हाथ में पानी था, न उनके हाथ में बिजली थी, न उनके हाथ में कोयला था। किस प्रकार की घोषणाएं उन्होंने पानी की, बिजली की, सस्ते कामों की, उन्होंने लोगों को सबको रोजगार की किस प्रकार से उन्होंने की, ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही लोग एकदम जनहित याचिका उनके खिलाफ डालेंगे कि इस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों को वर्गला करके यदि गरीब आदमियों का शोषण करने के लिए आज वो अपने मंसूबे, आज उन्हीं की पार्टी के लोग ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कम से कम इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए जिस झूठ की कोई मर्यादा ना हो। तो आज ये स्पष्ट है कि अगर अनर्गल बातें कहने वाले अली बाबा 40 चोर अगर जो है ना इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि जो है ना या तो अपनी बातों को पूरा करके दिखाए, अन्यथा जो है ना वो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी कुछ दिनों में लोगों के सामने आ जाएगी। सैनी साहब, हरियाणा के अंदर जो कर्मचारी वर्ग है वो सरकार के खिलाफ पिछले कई दिन से आंदोलन कर रहा है, अलग अलग कर्मचारी संगठन। कहाँ देखते हैं हर एक बड़ी बात रखने के बाद? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पर आपको पहले भी कह चुका हूं, इस देश का विकास तभी हो सकता है जब हम इस देश को अफ्रीका, इस देश को जो ना यूरोप, अमेरिका, चाइना, उनकी तर्ज पे प्रतिस्पर्धा के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे। वहां कोई भी एम्प्लॉइज पुख्ता नहीं है, वहां पर सब कर्मचारी अपने काम के हिसाब से जोड़े गए हैं। वहां पर इस तरह की नहीं कोई आदमी चोर मचक्का अगर जो है वो पब्लिक को परेशान हरास अपने इंटरेस्ट में करता है कि वो ही बैठा रहेगा। हमारे देश में जो आज सर्विस रूल्स और लेबर लॉज हैं, ये हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए इनमें बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है। आज जब अंग्रेजों के टाइम में रूल बने होंगे तब अंग्रेजों का राज था, आज हमें अपने हिसाब से बहुत बार इनमें अमेंडमेंट आए भी, लेकिन अभी पुख्ता अमेंडमेंट की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश जब तक काम नहीं करेगा, 6वें वेतन आयोग के पश्चात आज ऐसी स्थिति देश की बन चुकी है कि एक चपरासी की तनख्वाह भी क्रॉस 30,000 हो गई है। और जो लोग प्राइवेट डिस्पेंसरी में
प्राइवेट स्कूलों में या नर्सिंग होमों में या इंडस्ट्री में या बाजार में दुकानों पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने आप को 10,000 पाने वाला व्यक्ति अपने आप को बेरोजगार समझ रहा है। यहां तक कि 20 एकड़ का किसान भी, उसके बच्चे भी अपने आप को बेरोजगार कह रहे हैं। तो फिर रोजगार के ऊपर कौन है? रोजगार के ऊपर तो सिर्फ हर व्यक्ति उस लूट में शामिल होना चाहता है जो लूट अब से पहले लूट रही है। मुझे लगता है कि अगर यही 7वें पे आयोग में भी हो गया तो देश में 20 साल के बाद इतना डिफरेंस पैदा हो जाएगा कि लोग चौराहों पे लोगों के कपड़े उतारने पर मजबूर हो जाएंगे। कि मेरा कहना यह है कि एक एक व्यक्ति को 10-10 हजार रुपए में जो लाख रुपए वाली नौकरी है वो 10,000 रुपए में काम करने के लिए तैयार है। एक बार ऑफर देकर के 10 साल के लिए कंट्रेक्चुअल सर्विस देश में लाई जाए और उस 10 साल में कंट्रेक्चुअल सर्विस में जो व्यक्ति किसी भी पद के अकॉर्डिंगली जो शैक्षणिक योग्यता लिए हुए है जो सबसे कम सैलरी लेकर के और सबसे कम इंक्रीमेंट का गारंटी कार्ड भर करके काम करना चाहता है, 10 साल साथ में उसका सर्विस का सिस्टम भी देख लिया जाएगा और उसके बाद उसको नियमित कर दिया जाएगा। और जो अपने घटिया मेंटेलिटी के लोग होंगे उनमें से वो छंट में जाएंगे। तो इस प्रकार से एक एक जगह 10 लोगों को यदि सर्विस मिलेगी तो लोगों के से काम का आर्गुमेंट है। ये इस तरह से यदि एक आदमी के पास रिश्वत भी मांगता नहीं है कोई, जब उसके पास काम इतना है, हर आदमी अपना काम निकलवाने के लिए उसके नीचे ऊपर कुर्सी में पैसे देने का जो प्रयास चल पड़ा है, क्योंकि काम निकल नहीं रहा, कमी स्टाफ की कमी हमें जो है ना रिश्वत देने पर मजबूर कर देती है। इस वास्ते यदि एक एक की जगह 10-10 लोग लगे होंगे तो ये स्पष्ट है बेरोजगारी भी हटेगी और उतने ही पैसे में हमें आधे कम पैसे में ज्यादा सर्विस मिल जाएगी और साफ सुथरी सर्विस मिल जाएगी। राज्य स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता उद्घाटन सोनीपत में कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की सभी जिलों के करीब 150 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। कविता जैन ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है और गिरते लिंग अनुपात के कारणों में सुधार के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। प्लान आपके दिमाग में है मोदी जी? बिल्कुल हमारा चल रहा है कि 12 जिलों के अंदर हमारा जो CSR रेशो है वो काफी कम है और हरियाणा की धरती को उन्होंने चुना, वो हमारा सौभाग्य तो था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कलंक भी है हमारे माथे पर कि हरियाणा की धरती को चुनने का उनका कार्य यही था कि हरियाणा जो इतना एक प्रदेश है, जो एक समृद्ध सब प्रदेश आप कह सकते हैं, कि वहाँ पर इतनी ज्यादा चिंताजनक विषय है कि लड़कियों को बहुत ही लिंगानुपात बहुत ही कम है। तो हमारा 12 जिलों में एक विशेष अभियान चल रहा है, उसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे WCT डिपार्टमेंट, पंचायत, हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ निश्चित रूप से पब्लिक अवेयरनेस का काम भी चल रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो टारगेट हम लोगों ने रखा है कि हर वर्ष हमने जो रेशो है वो हमने 10 अंक तक इम्प्रूव करना है, वो हम करके रहेंगे। और ये जो दाग है वो हम सब हरियाणा वासियों के सहयोग से हम ये केवल उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाएं हैं और जो घर की चारदीवारी में चूल्हे चौके तक सीमित रहती हैं। तो हमारे विभाग के द्वारा विभिन्न जिला स्तर पर वर्ष भर के दौरान इस तरह के कार्यक्रम करवाए जाते रहते हैं ताकि उन्हें भी कुछ वक्त घर के काम से निकलकर एक बाहर निकलने का अवसर मिले और ताकि वो एक खुशी नुमा वातावरण में जी सके। और आज उसका ही जो जिले भर की हमारी बहनें जो जीत कर आई थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में, आज यहाँ पर उनका फाइनल होने वाला है। और निश्चित रूप से ये जो एक काम हमारे विभाग के द्वारा किया जा रहा है ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस सोच से कुछ कह सकते हैं कि हम आगे निकले हैं कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं, लेकिन फिर भी अगर हम वाकई में देखें तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अभी हमें पूरी तरह से नहीं मिली है और हमें उस दिशा में काम करना है। और मैं समझती हूँ चाहे इसमें हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, हम सब मिलकर अकेले काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पब्लिक का साथ नहीं होगा, पब्लिक की जागरूकता नहीं होगी, तब तक हम महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो अपराध की बात हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की हो, चाहे आर्थिक संपन्नता की बात हो, समानता की बात हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने की बात हो, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की बात हो, बिना लोगों को चेताए हम लोग मानसिकता में परिवर्तन लाए। मैं हिसार से आई हूँ और 100 मीटर रेस में भाग लेने के लिए आई हूँ।
कोशिश तो यही है कि भी यहाँ से हम जीत के जाएंगे, लेकिन आगे जो होता है अब रिजल्ट का बाद में पता चलेगा। इस सरकार के इस प्रयास को कैसे देखते हैं? ग्रामीण क्षेत्र की बहुत अच्छा प्रयास है ये। महिलाओं को इसमें घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, और नहीं तो महिलाएं घर तक ही सीमित रहती हैं, और सरकार के इस प्रोग्राम से हमें बाहर निकलने का, महिलाओं को बाहर घूमने का थोड़ा बहुत मौका मिलेगा। डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ, और ये जो आज हमने प्रोग्राम आयोजित किया है, ये महिला खेल कूद प्रतियोगिता है। इसमें 2 ग्रुप्स हैं, 30 साल से नीचे की महिलाओं के और 30 साल से ऊपर की महिलाओं के। जो 30 साल से ऊपर की हैं उनमें मटका दौड़ हो गई, आलू चम्मच है, 100 मीटर है, और जो 30 साल से छोटी हैं उनकी साइकिल रेस है, 300-400 मीटर रेस है। ये हमने प्रतिभागी भी वो लिए हैं जो पहले ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे खेल चुके हैं। जिला स्तर पे जो फर्स्ट आए थे उनका यहाँ पे हम वो कर रहे हैं, और यहाँ जो फर्स्ट सेकंड कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? आज 126। तो क्या आप मानते हैं इन टाइप की प्रतियोगिताओं से ग्रामीण जो महिलाएं हैं जो मतलब उनमें जागरूक? देखो पहले हमारे विभाग में तो अभी कुछ सालों से चालू हुई है ना, तो हमारा ही विभाग है फील्ड में जो महिलाओं के लिए है, तो इनको बाहर निकाला है। और अब आप देखिए कि भी इसमें इतना ज्यादा उत्साह इन स्पोर्ट्स के प्रति रहता है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस के लिए भी चाहिए, और ज्यादा ये होता है कि इनका जो मोटिवेशन मिलती है, इनको एनकरेजमेंट मिलती है बाहर आने की, खेल में भाग लेने की। इनको देखते अब जो हमारी महिला विजेता खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ने के भी अवसर प्रदान होते ही हैं। सूबे की मनोहर लाल सरकार जल्द गरीबों को उनका आशियाना देगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गरीबों की आवाज उठाई है। आपको बता दें कि अनिल विज ने मुख्यमंत्री खट्टर से कांग्रेस के राज में बने गरीबों के आवासों को जल्द आवंटित करने की गुजारिश की है। खुले आसमां के नीचे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बेबस जिंदगियों को कांग्रेस के शासन काल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने गरीबों को अपने आवासों का तोहफा दिया था। कांग्रेस सरकार सत्ता में 10 साल रही, लेकिन गरीबों को उनके आशियाने की सौगात देने में विफल रही। साल से रह रहे हो यहाँ पे? मैं हो गया साहब 10 साल तो हो गए। राशन कार्ड को लेकर क्या दिक्कत आती है? राशन कार्ड तो साहब हम तो कितनी जगह गए, कहाँ पर हमारा तो आज तक बना ही नहीं राशन कार्ड। पैसे मांगते हैं बनाने के लिए? हाँ पैसे भी मांगते हैं, फिर चलो इतना पैसा हम कहाँ से भरेंगे। फिर जो मकान आपको अलॉट होने की बात हो रही है कि वहाँ घसीटपुर में मकान दिए जा रहे हैं, क्या उनका तो 4-4 मंजिल मकान है, फिर उसमें बात ये किस्त भरनी पड़ेगी, उन लोग के महीने के हिसाब से किस्त जाएगी साहब, तो उस हिसाब से हाँ गरीब आदमी है जी, हम उतना कहाँ से भरेंगे। चाहते हो कि बच्चे अच्छे मकान में रहें? हाँ ये तो सभी का सपना होता है अच्छे मकान में रहने का। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सर ओमवीर है। जो मकान में हो रहे हैं उसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत का हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कर पाते, वहाँ पर किस्तों मकान दे रहे हैं, पता इतने पैसे हम कहाँ से लगाएं? 100-200 रुपए कमाने वाले क्या पेट पालेंगे, क्या करेंगे हम बताओ। कितने पैसे मांग रहे हैं मकान के लिए? सर पहले तो 8,000 रुपए जमा कर रहे हैं, बताओ 8,000 रुपए तुम कम से कम 2-3 महीने में कमा पाते हैं, बताओ हमारा इतना तो वो भी नहीं है। 10 साल हुड्डा सरकार रही है। हाँ सर पैसे तो 8,000 रुपए उनका कहन है, टोटल तो हम इसके आंकड़े इतनी पढ़े लिखे नहीं है कि टोटल कितना बनता है, कितने साल तक की किस्त है उनकी। अभी तक किसी को मकान नहीं मिला? मकान तो नहीं मिले सर। कितने साल हो गए? हमारे आप 5-6 साल तो हो गए मेरे को रहते रहते। ऐसे है सर, सरकार जब कोई स्कीम शुरू करती है बहुत बड़े बड़े आश्वासन देती है पब्लिक को भ्रमित करने के लिए। तकरीबन इन्होंने बहुत सारे, मेरे ख्याल 120 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट था तब इन्होंने, जब 10-15 साल पहले बनाए थे इन्होंने ये फ्लैट में, तो 200 के करीबन अलॉट किए थे। वो भी उनको किए थे जो उसके असली हकदार ही नहीं थे, वीकर सेक्शन के थे। ये अलॉट करने के बाद भी उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। वहां पे तकरीबन जो भी फैसिलिटी लगाई ऑफिसरों ने मिली भगत करके, वो भी सारे लगे टैप जो भी थे सब चोरी हुए। अब ये सरकार की धांधली तो अब नई सरकार के ऊपर है भी, कैसे खोलती है, कैसे उनके पर्दाफाश करती है, करोड़ों का अरबों का घोटाला जो भी ये सामने आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। कोई खेमका जैसा ईमानदार अफसर इंक्वायरी के ऊपर बैठाएंगे तब ये बड़े से बड़े अफसर, बड़े से बड़े नेता अंदर होंगे। इन सबका तो आप मीडिया वाले भाइयों को मेरे से बेहतर पता है। मेरे साथ खबर हरियाणा में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 आवर्स। नमस्कार।